चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से अलग अलग तरह की हमारे पास क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि आवेश वितरण होते हैं। और उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम यानी कि रेखीय, पृष्ठ और आयतन आवेश वितरणों के कारण किसी भी एक बिंदु पर क्या की जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो देखो वो जो टेक्निक होती है वो है तो वही बेसिक टेक्निक जिसे हमने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेराइव करा था, वो कूलाम लॉ से जो हमने डेराइव करा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही फॉर्मूला है। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए जो इंटीग्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो हम उन टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते और हम आपके लेवल पर देखो, आपके लेवल पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेंगे वो जिस नियम से पढ़ेंगे वो नियम कहलाएगा क्या, गॉस का नियम। तो हम देखते हैं कि आखिर इस गॉस का नियम क्या होता है और कैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर, देखो गॉस के लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर उस फ्लक्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ क्या है कि गॉस का लॉ क्या है, यानी कि गॉस लॉ यानी कि गाउस का नियम। तो देखो गॉस का लॉ यानी गाउस नियम क्या कहता है, गौर से देखिए यहाँ पर कि ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सतह है, ठीक है, ये एक बंद सतह है और इस बंद सतह के अंदर एक आवेश रखा गया है Q0, ठीक है, इस बंद सतह के अंदर कुछ आवेश रखा गया है Q0, ठीक है। तो ये कहता है कि इस बंद सतह से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, देखो आपने आवेश रखा है तो ये आवेश क्या करेगा, अपने अंदर से अगर धनावेश होगा तो इससे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी। तो क्वेश्चन ये है, तो देखो गाउस का नियम क्या कहता है कि ये जो आवेश जो इस सतह के अंदर रखा गया है तो इसके कारण से इस सतह से पारित होने वाला जो कुल फ्लक्स है उसका मान आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, वो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q0 और जो एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, विद्युत पारगम्यता होती है, उसके रेशियो के क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो देखो जैसे गौर, तो ये इसका क्या हुआ, बेसिक स्टेटमेंट हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक चार्ज रख रखा है Q1, यहाँ एक चार्ज रख रखा है Q2, यहाँ एक चार्ज रख रखा है Q3, यहाँ एक चार्ज रख रखा है Q4। अब क्या होगा, अब अगर आपको पूछा जाए कि ये वाली जो सरफेस है S, इससे कितना फ्लक्स जाएगा फाई S, तो देखो फाई S क्या जाएगा कि देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, अंदर ये वाला और ये वाला चार्ज है, यानी कि चार्ज कितना है अंदर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट। देखो ये वाला जो Q4 होगा इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इस सतह से नेट पारित नहीं होगा, ठीक है। अब नेट पारित का क्या मतलब होता है ये अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिक स्टेटमेंट गॉस लॉ का आप याद रखेंगे इस तरह से, हिंदी में बोलता हूं कि किसी भी बंद सतह से पारित होने वाला कुल फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कि total flux passing through any closed surface is the ratio of total enclosed charge to the epsilon naught। क्लियर हुई ये चीज यहां तक, ठीक है। अब हम इस गॉस लॉ को समझने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए इधर देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक 1 कूलाम चार्ज है, इस 1 कूलाम चार्ज से कुछ लाइंस निकल रही होगी, ठीक है, और ये चार्ज कितना है मेरा, 1 कूलाम है यहाँ पर। अब देखो अगर आप इसके चारों तरफ इस तरह की सरफेस बनाओ, सरफेस नंबर 1, और इस तरह की एक सरफेस बनाओ, सरफेस नंबर 2, तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये लें कि एक कूलाम चार्ज से मान लो कि 1 2 3 4 5 6 लाइंस जो है बाहर निकल रही है, तो देखो इस सरफेस नंबर 1 से कितनी निकली, ये वाली भी निकलेगी, ये वाली भी निकलेगी, ये वाली भी निकलेगी, ये वाली भी निकलेगी, ये वाली भी निकलेगी और ये वाली भी निकलेगी, ठीक है। तो देखो सरफेस 1 से कितनी लाइंस निकली, 6। अब इस तरह देखो सरफेस 2, ठीक है, देखो सरफेस 2 भी इसके बाहर है, तो देखो इससे भी कितनी लाइंस निकलेगी, सेम ही 6 लाइंस निकलेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है उसके आसपास आप सरफेस चाहे कैसी भी बनाओ, चाहे रेक्टेंगुलर बनाओ,
ठीक है, चाहे उसको क्यूब बना दो, चाहे आप स्फीयर बना दो, तो जो निकलने वाला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ही तो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। यानी कि जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी, चाहे वो सरफेस के जो चार्ज उसके चारों ओर आप क्यूब बना दो, क्यूबॉइड बना दो, या फिर स्फीयर बना दो, यानी कि घन बना दो, घनाभ बना दो, या फिर गोला बना दो, तो हमेशा निकलने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान ही होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज से कितनी रेखाएं बाहर निकलती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर 1 कूलम चार्ज कहीं पर रखा जाता है तो 1 कूलम चार्ज से कितनी रेखाएं बाहर निकलती है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि 1 कूलम चार्ज से बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या 1/ε0 के बराबर होती है। समझ में आया? यानी कि अगर यहां पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है तो कुल जो रेखाएं निकलेगी वो किसके बराबर होगी, 1/ε0। तो देखो, अगर 1 कूलम से 1/ε0 निकलती है तो Q कूलम से कितनी निकलेगी, Q इंटू 1/ε0। यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, Q/ε0। यानी कि अगर कोई चार्ज Q है, इससे जो कुल रेखाएं निकलेगी, इससे निकलने वाली कुल रेखाओं की संख्या, यानी कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कितना होगा, Q/ε0। अब देखो, इसके चारों ओर आप चाहे कैसी भी क्लोज सरफेस बना दीजिए, जितनी रेखाएं यहां से, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एमिट होगी, वो सारी की सारी क्या होगी, इस सरफेस से भी पास होके बाहर निकलेगी। तो ये बात आपको समझ में आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए हमारा जो गॉस का जो लॉ है वो क्या है, वैलिड है कि 1 कूलम से कितनी निकलती है, इतनी, तो Q कूलम से कितनी निकलेगी, इतनी निकलेगी। अब आप उसके चारों कैसे भी सरफेस बनाइए, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से निकलेगी उतनी की उतनी क्या होगी, टोटल जो सरफेस होगी उससे भी क्या होगी, पास होगी। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अंदर वाली ही लाइंस, अंदर वाला ही चार्ज क्यों लिया, बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं लिया। तो देखो, एक बात याद रखेंगे हम कि देखो, जो नेट, देखो हम हमेशा क्या देखते हैं कि नेट जो है, नेट पास फ्लो कितना हुआ, सॉरी, जो नेट जो है वो फ्लक्स कितना पास हुआ है, यानी कि जो कुल जो है वो कितना फ्लक्स पास हुआ है। तो देखो, कुल जो फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होता है, फाई आउट माइनस फाई इन। एक बात अपन याद रखेंगे कि अंदर आने वाला फ्लक्स को माइनस में लिया जाएगा और बाहर जाने वाले फ्लक्स को किस में लिया जाएगा, प्लस में। तो अब आप गौर से देखो कि जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, एक चार्ज यहां पर है Q। अब इससे मान लीजिए कि ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली। ठीक है, तो देखो, इस Q के कारण कितनी लाइन अंदर गई, 1 2 3 4 5 और 6, और बाहर भी कितनी निकली, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ या नहीं? तो देखो, जितना Q इन हुआ उतना का उतना Q आउट हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, G। यानी इसलिए जब भी कोई चार्ज बाहर की तरफ स्थित होगा, यानी चार्ज जब सरफेस के बाहर होगा, तो Q इन और Q आउट उस सरफेस के कारण क्या होगा, सेम होगा, और नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बाहर वाले चार्ज को क्यों नहीं लिया जाता, तो यही उसका कारण है कि भाई जितना लाइन वहां से अंदर आएगी उतनी की उतनी क्या हो जाएगी, बाहर, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी, तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, फ्लक्स का नेट फ्लो 0 हो जाएगा। इस कारण से बाहर वाले चार्ज को नहीं लिया जाता जब भी अपन गॉस लॉ से फ्लक्स की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं कि इस गॉस लॉ का प्रूफ क्या होता है। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट है प्रूफ गॉस लॉ का। तो देखो, गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। हम क्या लेते हैं, एक सबसे पहले हमने लिया एक स्फीयर, यानी कि एक गोला लिया। इस गोले के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया Q, और इस गोले की रेडियस कितनी है, R। समझ में आ गई ये चीज। अब देखो, अब इस Q के कारण अगर यहां पर इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो देखो कितना होगा, वो होगा KQ/R², या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, 1/4πε0 इंटू QR²। ओके, सॉरी, Q तो हमारा स्मॉल है, तो हमें यहां भी क्या लेना पड़ेगा, ये स्मॉल Q लेना पड़ेगा। यही बात है, क्यों, क्योंकि देखो भाई कितनी डिस्टेंस पर अपन देख रहे हैं, कैपिटल R डिस्टेंस पर देख रहे हैं, तो कैपिटल R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, KQ/R², यानी कि 1/4πε0 Q इंटू R²। अब इस पॉइंट P पर आप एक बहुत ही छोटा सा क्या ले लीजिए,
एरिया ले लीजिए, इसको अपन बोलेंगे जो है एरिया वेक्टर ले लिया हमने, और ये एरिया वेक्टर हमारा क्या है, डी ए वेक्टर। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इसी तरफ होगा, यानी ई वेक्टर भी इसी तरफ होगा या नहीं होगा भाई? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरह से बाहर निकलता हुआ होता है सर्कल से, या फिर स्फीयर से बाहर की तरफ निकलता होता है। तो देखो स्फीयर से अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो यहाँ से बहुत छोटा सा अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो वो इस तरफ होगा, यानी जो अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा। क्लियर हुई ये चीज? तो ये हमारा क्या है, ईपी वेक्टर। अब हमें क्या पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि फाई क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप गौर से देखो, अगर ई भी इधर है और डी ए भी इधर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ई और डी दोनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी ये क्या हो गया, ई डी ए cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये क्या बना, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ई इंटू डी ए, क्योंकि अब जो है cos 0 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो देखो फ्लक्स क्या हुआ। अब आप देखो एक यहाँ पे चीज देखना गौर से, देखो इस सरफेस को अपन S कह देते हैं, तो ये यहाँ पे सारे की सारी जगह यहाँ क्या आएगा, S आएगा, क्योंकि सरफेस जो ये पूरी की पूरा जो गोला बनाया है, पूरा स्फीयर बनाया है, इस सरफेस को अपन क्या नाम दे देते हैं, S नाम दे देते हैं। अब आप देखो सरफेस के चाहे इस पॉइंट पर लो, या इस पॉइंट पर लीजिए, या इस पॉइंट पर लीजिए, या इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर देखो, अगर पॉइंट सरफेस पर होगा तो देखो अगर पॉइंट आपका सरफेस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहे पॉइंट यहां पर हो, 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 क्योंकि चार्ज सेम है और सरफेस पर सारे के सारे पॉइंट जो सेंटर से होंगे वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी कि समान दूरी पर होंगे। जब समान दूरी पर है तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी एक तरह से हम ई को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, डी ए हो गया एस के अलावा, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब क्वेश्चन है कि इस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो डी ए क्या है, यहां पर एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, और देखो छोटा सा एरिया कहां पर है, सरफेस एस पर है। अब सरफेस एस कैसी है, स्फीयर यानी कि गोलाकार है। अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से ऐड करना, क्या करना, एक तरह से एडिशन करना, यानी कि जोड़ना। तो देखो एक एरिया यहां लीजिए, एक एरिया यहां लीजिए, ऐसे करते 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 पूरी की पूरी इसकी सरफेस पर आप क्या कर लीजिए, ऐसे एरियाज ले लीजिए। तो देखो आप पूरी सरफेस पर जैसे ही इसके एरियाज लोगे और सारे के सारे छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर दोगे, तो देखो ये वाले जब सारे के सारे छोटे छोटे एरियाज को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी जो गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो चीज होगी एस डी ए, ये क्या बताएगी, जिस सरफेस के अलोंग अपन ने डी ए लिया है उसका टोटल एरिया कितना है। तो अपना सरफेस कैसी थी, स्फीयर थी, तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ई की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू है, यहाँ आर स्क्वायर है। ठीक है, और ये आर स्क्वायर ऊपर नहीं है, ऑब्वियस बात है, ये आर स्क्वायर यहाँ अपॉन में है। ठीक है, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ई की वैल्यू हुई। अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई देखो इस सरफेस गोले का यानी कि जो स्फीयर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, तो फ्लक्स फाई किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो क्या है, कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो ये जो था ये क्या था,
प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यानी कि गॉस के नियम का व्युत्पत्ति थी। और ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ्लक्स जो है इन आउट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और फिर गॉस लॉ क्या होता है और गॉस लॉ का प्रूफ क्या होता है।